अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले अफ़गानिस्तान के बारे में बता दूं कि अफ़गानिस्तान में जितनी भी मेडिकल लेडीज़ की जो ट्रेनिंग होती थी, एजुकेशन होती थी, वो बंद कर दी गई हैं। यानी नर्स हैं, डॉक्टर, ये वो सब बंद कर दी हैं। उसका असर ये पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान की तालिबानी शरिया के मुताबिक एक मेल डॉक्टर फीमेल को नहीं देख सकता। तो फीमेल को अपनी मेडिकल इश्यूज़ के लिए फीमेल डॉक्टर के पास ही जाना है, फीमेल मेडिकल पर्सन्स यानी नर्स वगैरह के पास जाना है। लेकिन अगर आप ये एजुकेशन बंद कर देंगे तो फिर फीमेल के लिए तो कोई रास्ता बचता नहीं है। कोई इन जाहिलों को समझाए कि ये चीज़ करके ये आधी से ज़्यादा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इतने आदमी मर चुके हैं पिछले 45 साल की जंगों में कि औरतों की तादाद ज़्यादा है, तो उनको बिल्कुल ही मेडिकल फैसिलिटीज़ से दूर करना होगा। ऐसे में राशिद खान, जो कि अफ़गानिस्तान के एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक ट्वीट की है, मैसेज किया है पश्तो ज़बान और इंग्लिश ज़बान में, और उसमें उन्होंने तालिबान सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि इस फैसले के ऊपर गौर करें कि ये इससे हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल सब ख़त्म हो जाएगा। और यह है कि बड़ी बहादुरी की बात है कि तालिबान के सामने आवाज़ उठाना। चले, उन्होंने बहुत सॉफ्ट लहजे में कहा है, लेकिन मतलब उन्होंने पूरा समझा दिया है। लेट्स सी क्या होता है। अजीज़ दोस्तों, साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट ने कहा कि ओपोजिशन पार्टीज़ के पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, वो काफ़ी हद तक नॉर्थ कोरिया वालों से मिले हुए हैं, इसलिए मैं मार्शल लॉ लगा रहा हूँ। और उन्होंने फ़ौज को ऑर्डर दिया कि पूरा टेक ओवर कर लें, पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लें। जब वो पार्लियामेंट में फ़ौज घुसने लगी तो फ़ौज को सारे पार्लियामेंटेरियंस ने रोका, पब्लिक भी सड़कों पे आ गई। और वहाँ की फ़ौज, ज़ाहिर है पंजाबी फ़ौज तो है नहीं कि गोलियां चलाएगी अपने ही लोगों के ऊपर। तो यह है कि मजबूरन फ़ौज को वापस जाना पड़ा, और पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम इस मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हैं और ये मार्शल लॉ हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। और नतीजा ये निकला कि 6 घंटे में ही मार्शल लॉ का ऑर्डर वापस लेना पड़ा प्रेसिडेंट को। अजीज़ दोस्तों, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की कहानी भी बड़ी अजीब है। जब डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो रशिया मतलब सोवियत यूनियन और अमेरिका दो बड़ी पावर्स थीं, तो काफ़ी दुनिया के इलाकों में उन्होंने हिस्से बखरे किए। जैसे कि यूरोप में जर्मनी को डिवाइड किया और ईस्ट यूरोप सोवियत ब्लॉक में चला गया, वेस्ट यूरोप नेटो बना के अमेरिका के साथ रहा। इस तरह यमन के 2 हिस्से किए, इसी तरह कोरिया के भी 2 हिस्से किए, साउथ और नॉर्थ। अब नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म यानी सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था, साउथ कोरिया में अमेरिकन फ़ौज मौजूद थी और अमेरिका की फ़ौज ने वहाँ पे कंट्रोल हासिल करके रखा था। आज भी साउथ कोरिया एक अमेरिकन कॉलोनी है, वहाँ पे अमेरिकन फ़ौज सारे चीज़ें करती है, सारे फैसले करती है। और कम्युनिज्म तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया जो है वो एक डिक्टेटोरियल उस पे है, क्योंकि आफ्टर ऑल वहाँ पे उनको अमेरिकन फ़ौज का सामना है साउथ कोरिया में, इसलिए वहाँ पे एक डिक्टेटोरियल रेजिम चल रही है। लेकिन बहरहाल इसमें सारा कसूर अमेरिका का है, अमेरिका की फ़ौज का है। अमेरिका ने वहाँ पे अपनी फ़ौजें बिठाई हुई हैं और पूरा एक अड्डा बनाया हुआ है। जवाब में नॉर्थ कोरिया ने भी ज़बरदस्त मिलिट्री पावर हासिल कर ली है, और चूँकि ईस्टर्न साइड से नॉर्थ कोरिया को अमेरिका उसकी रेंज में आता है, उसके मिसाइल्स की रेंज में आता है, फिर पाकिस्तान आर्मी की लालच की वजह से नॉर्थ कोरिया को एटम बम भी मिल गया, बेहतरीन किस्म के मिसाइल्स, इतनी बड़ी उन्होंने फ़ौज बनाई हुई है। तो ये है कि लेट्स सी वहाँ का रीयूनिफिकेशन होता नज़र तो आ नहीं रहा, लेकिन कहाँ तक चीज़ें चलती हैं। अज़ीज़ दोस्तों, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हिज़्बुल्लाह
जो कि लेबनान पे के साउथ लेबनान पे कब्ज़ा करके बैठी थी, उसका और लेबनान गवर्नमेंट का हमेशा से मसला रहा है। और लेबनान गवर्नमेंट ज़्यादातर हिजबुल्लाह के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती थी, और हिजबुल्लाह एक रूलर था साउथ लेबनान में, उसकी सारी इजारादारी थी, सब कुछ था। अब एक एग्रीमेंट हुआ है हिजबुल्लाह और मतलब लेबनान और इज़राइल के दरमियान, और अब लेबनान की आर्मी ने ये एग्री किया है कि यहाँ से हम हिजबुल्लाह का सफाया करेंगे, जिसके लिए मदद कर रही है इज़राइल की फोर्सेस। लेबनान की आर्मी साउथ की तरफ जाने के लिए मतलब जा चुकी है, और सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह को पैर जमाने की अब वहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा। लेबनान की फोर्सेस अब अपना मुल्क टेररिस्टों से वापस हासिल कर रहे हैं, और इज़राइल ने कहा है कि अगर वापस हमें नज़र आया कि हिजबुल्लाह रीआर्म हो रहा है और वापस अपना रीग्रुप करके वहाँ पे ख़तरा बन रहा है, तो हम फिर वापस अपना अटैक करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, कई आपको प्रूफ दे चुका हूँ कि इज़राइल एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी एक जगह है, एक किंगडम है, और उनका फ़लस्तीनियों का पूरा राइट है। जब ओटोमन एम्पायर के कब्ज़े में ये पूरा इलाका था, यरूशलेम और इज़राइल आज जो है उसका, तो उस वक्त उन्होंने इसका नाम रखा था पैलेस्टाइन। वो ओटोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था और उसका नाम पैलेस्टाइन रखा था। और फिर ब्रिटिश सरकार भी आई, तो ब्रिटिश सरकार भी काफ़ी हद तक मुसलमानों की अपीज़मेंट करती थी, जैसे कि आपने देखा था कि भारत में भी ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश फोर्सेस मुसलमानों की बहुत अपीज़मेंट करती थी और चौधराहट उनकी जारी थी। इसी तरह अरब मुल्कों में एक इंसर्जेंसी ना आ जाए, इसलिए उसका नाम भी ब्रिटिश एम्पायर ने वर्ल्ड वार 1 के बाद पैलेस्टाइन ही रहने दिया था। लेकिन वहाँ पे जो करेंसी बनती थी, जो कॉइन्स होते थे, बैंक नोट्स होते थे, उस पे आप देख लें कि ये एंग्लो पैलेस्टाइन बैंक था, क्योंकि उस इलाके का नाम उन्होंने पैलेस्टाइन ही रहने दिया था, नाम नहीं चेंज किया था। लेकिन सारी जो नोट के ऊपर लैंग्वेज है वो हिब्रू है, ज्यूस की इब्रानी ज़बान है। इससे हमें पता चलता है कि इंग्लिश और हिब्रू इस्तेमाल की है, इस पर अरबिक क्यों इस्तेमाल नहीं किया, अगर वो वाकई पैलेस्टाइन था। और वहाँ पे ज़ाहिर है उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की थी, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड ने यहूदियों की माइग्रेशन वहाँ पे होने दी थी। और उस ज़माने में एज सच माइग्रेशन वाज नॉट ए बिग इशू, जिसको जहाँ जाना होता था चला जाता था। और फिर ज़ाहिर 48 में इज़राइल बनाया गया और ये सब हुआ। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा कनाडा की तरफ चलते हैं। कनाडा एक बनाना रिपब्लिक है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर किया है। अजीज़ दोस्तों, वाकई बनाना रिपब्लिक है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद कनाडा और मेक्सिको के जो इंपोर्ट्स होती हैं अमेरिका में, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाऊंगा, जिससे कि कनाडा और मेक्सिको की इकोनॉमीज़ को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की ट्रेड अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी अगर ये टैरिफ आया तो, और ये फ़ौरन पहुँचे ट्रंप से मिलने के लिए, ट्रंप की रेसिडेंस के ऊपर। और ये फ़ोटो तो ज़ाहिर मजाक की है, इस पर टेलर स्विफ्ट की फ़ोटो लगी है। वो इसलिए लगी है कि लास्ट वीक मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा का एक शहर है क्वेबेक प्रोविंस में, वहाँ पे जिहादियों ने पूरा टेक ओवर कर लिया था और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन वहाँ पे हो रहा था। उस वक्त जस्टिन ट्रूडो टेलर स्विफ्ट के एक कंसर्ट में डांस कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, जबकि मॉन्ट्रियल जल रहा था। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी कि कनाडा और अमेरिका का क्या होता है। मजाक चल रहा है कि कनाडा को अमेरिका की 51st स्टेट बना दिया जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन ज़ाहिर है ऐसी कोई चीज़ होती नज़र नहीं आती। ये सिर्फ एक
मजाक है। अजीज़ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को अभी 1.5 महीना बाकी है ओथ लेने में, लेकिन उन्होंने हिला के रख दिया है पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे अमेरिकन डीप स्टेट को। और अमेरिकन डीप स्टेट इस वक्त बाइडन पूरी कोशिश कर रहा है कि मामलात को जितना ज़्यादा ख़राब किया जा सके किया जाए। Donald Trump has been president-elect for 1 week, and in that time, the stock market has hit a record high. The migrant caravan at our border has dissolved. Hamas called for an end to the war. Bitcoin hit record highs. Vladimir Putin is ready to end the Ukraine war. Qatar kicked out Hamas leaders from their country. The EU will buy U.S. gas now, not Russian gas. Putin will sell oil in U.S. dollars. Zelensky had a phone call with Donald Trump and Elon Musk. The mayor of New York City has ended the voucher program for illegal aliens. Mexico has promised to stop migrants at the U.S. border. China says they want to work peacefully with us, and big U.S. companies are moving production out of China. I repeat, Donald Trump has been president-elect for 1 week. ऐसे में फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने जाके मुलाकात भी की है डोनाल्ड ट्रंप से, और उन्होंने कहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में पॉजिटिव रोल अदा करना चाहता हूं। ये वही फेसबुक है जिसने 2020 के इलेक्शन में बाइडन को बहुत ज़बरदस्त मिलियंस ऑफ डॉलर की डोनेशन दी थी। और इस बार भी फेसबुक, गूगल और ये जो लेफ़्ट विंग का जो सोशल मीडिया है वो सारा बाइडन को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने इन सब के इरादे ख़त्म कर दिए और ट्रंप ने इन सब को नाकाम बना दिया। और यह है कि अब ट्रंप के बहुत ख़तरनाक चीज़ें वो ऐलान कर रहा है, काफ़ी चीज़ें। ऐसे में ट्रंप का जो छोटा बेटा है, जो इसकी बीवी मेलिना ट्रंप का बेटा है, बैरन ट्रंप, उसका बड़ा जिक्र है कि इसने ट्रंप की कैंपेन में पूरे सोशल मीडिया को इसने हैंडल किया था, और सोशल मीडिया पे ट्रंप की कामयाब कैंपेन की वजह से ट्रंप को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा इलेक्शन में। बैरन ट्रंप एक टैलेंटेड लड़का है जो कि 5 ज़बानें जानता है, 18 साल का है, लेकिन वो काफ़ी एक्टिव है। ट्रंप ने इसको कुछ बातें कही थी। Goodbye. Goodbye. I want all A's. Okay. Okay, all A's. And when you get older, what are you going to remember? No drugs, no alcohol, no cigarettes. And, you know what else? No tattoos. I don't ever want to see tattoos on you. Need a 24/7 declassification office, whatever you want to call it. Transparency, truth, whatever, I don't care. Sits in the White House, reports directly to you, and you take incoming from the United States of America. I want JFK. I want the 9/11 files. I want this. I want that. All the FBI, and this is a tool, this is something we didn't cover. What the deep state uses the most to cover up their corruption is an illegal application of the classification system. Remember the Lovebirds text from, this is a beauty, the Lovebirds text from FBI, DOJ land, Russiagate, Strzok and Page were texting each other. They were running the Russiagate investigation against Trump. They were the head of the counterintelligence unit at the FBI. And they're having an extramarital affair together. Can't make this stuff up. They're sending each other texts about how much they hate Trump and are going to create an insurance policy to stop Trump. Then we finally find those text messages. You know what the FBI and DOJ do for like a year? Redact them to congressional investigators and congressional men and women running the oversight of their agency. That's just one example. But it gets even better. Here's the deep state full circle. Just last week, do you know what Strzok and Page received from the Department of Justice? What? A $1.5 million payout to settle a lawsuit that Strzok and Page brought for the improper disclosure of their personal text messages on FBI phones. And the DOJ just rewarded them. They broke the law. They broke the chain of command. They broke every regulation there is in the FBI. They weaponized the system of justice against a political target they hated. We found those text messages, and we got them declassified finally in full when I became Deputy Director of National Intelligence. And the world has now seen them, and they can read them. And that's the best form of transparency. That's why I want this 24/7 declassification office. Don't have me regurgitate it to you. Read it.
Get the documents, get the files, get the memos. But the deep state came full circle and gave these guys a payday for rigging a presidential election and breaking the law. So now you know what happens. That's step one. Step two, get America the truth. And that's what that office would be for. जब ये छोटा था तो ट्रंप ने इसको कहा था कि शराब, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, इन सब से दूर रहना, और अच्छी बातें की थी जो कि मैं समझता हूँ कि वेस्ट के पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ का यूथ है ना जो, वो काफ़ी गलत रास्ते पे चल पड़ा है। ट्रंप का एक और क्लियर स्टैंड है टू जेंडर्स, क्योंकि लेफ्ट का इंटरनेशनल इकोसिस्टम है ना, वो दुनिया में जेंडर सिस्टम को बहुत ही बिगाड़ना चाहता है, ख़ास तौर पे जिसमें बिल गेट्स वगैरह शामिल हैं। और मेल फीमेल के अलावा वो 10 किस्म की और जेंडर्स, फिर इसमें लड़के को लड़की बनना, लड़की को लड़के बनना मना नहीं किया जाता। वो भी एक यंग एज में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, जैसे कि मेरा एक दोस्त बता रहा था यहाँ लंदन में कि उसकी बेटी 6ठी 7वीं में पढ़ती है और वहाँ पे एक लड़का है वो लड़की बन गया और दूसरों को भी समझाने लगा, और टीचर्स कहते हैं हाँ सही है, इसका राइट है। और ऐसे मौक़ों पे जब वो लड़की बन जाता है या लड़की लड़का बन जाता है तो उसके पेरेंट्स को भी नहीं बताया जाता कि ये प्राइवेसी इशू है, जबकि लीगली अंडर 18 बच्चे की कोई प्राइवेसी अपने पेरेंट्स से नहीं होती। तो ट्रंप ने इस हवाले से क्लियर कहा है कि देयर विल बी नो मल्टीपल जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, एंड दैट्स इट। इसके अलावा जो LGBTQ भी है उसको भी ट्रंप ने कहा है कि सरकारी तौर पे उसको क्यों प्रोमोट किया जाता है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को इसकी एजुकेशन क्यों दी जाती है, ये क्यों ऐसा अचानक ज़रूरी पॉइंट हो गया है। इसके अलावा ट्रंप ने एक और बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट दिया है कि हर आदमी हॉस्टेज के बारे में बात कर रहा है, जिनको के गैर इंसानी तौर पे उठा के ले गए थे और पूरी दुनिया देखती रही। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अगर हमास ने 20 जनवरी 2025 से पहले हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा तो मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ऑफिस उठाते ही ऐसी क़यामत ढा दूँगा मिडल ईस्ट में कि दुनिया याद रखेगी। और मैं आपको मशवरा देता हूँ कि मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले हॉस्टेजेस को छोड़ दिया जाए। अजीज दोस्तों, बाइडन का जो बेटा है ना, हंटर बाइडन, वो एक बिगड़ा हुआ अपने बाप, क्योंकि इसका बाप 8 साल तो ओबामा का वाइस प्रेसिडेंट रहा, इसका बाप कोई 30-40 साल से सेनेटर और पता नहीं क्या क्या रहा है इधर अमेरिका के उसमें। तो बाइडन एक अय्याश, नशई, पेडोफिली के हिसाब से, और इसकी कई चीज़ें पकड़ी गई हैं। डिटेल में तो मैं आपको बताने जाऊं तो पूरे कई प्रोग्राम लग जाएंगे, और इसको सज़ा होने का पूरा चांस था। बाइडन से जब पूछा गया था 2024 के मई के महीने में कि आप प्रेसिडेंट के पास, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि किसी को भी माफ़ कर देना उसके सारे पाप, उसके सारे क्राइम्स से, तो उसको पूछा गया कि आप अपने बेटे को माफ़ करेंगे, तो उसने कहा था कि नो वन इज़ अबव द लॉ, कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन इसने अब अपने बेटे बाइडन, हंटर बाइडन को पार्डन कर दिया है, माफ़ कर दिया है उसके सारे पाप और उसके सारे गुनाहों से। और जिसके लिए जो कश्यप पटेल हैं अमेरिका के FBI के जिनको चीफ घोषित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो यही कह रहे हैं कि चूँकि इसको डर है कि बाइडन को कि मैं जैसे ही FBI का डायरेक्टर बनूंगा मैं हंटर बाइडन को जेल में डाल दूंगा, इसलिए इसने एक गलत कदम उठाया है और उसको माफ़ कर दिया है। जबकि 630 पेजेस की एक रिपोर्ट हंटर बाइडन के लैपटॉप के इंक्वायरी और सब चीज़ों के बराबर उस पर मौजूद है। 128 ड्रग क्राइम हैं, 140 बिजनेस क्राइम्स हैं, 191 सेक्स क्राइम्स हैं, लेकिन फिर भी इसको माफ़ कर दिया गया। तो इस हवाले से और कश पटेल की काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है काफ़ी मामलात पे, और यह है कि
उसने कहा है कि मैं डी क्लासिफिकेशन करूँगा। अमेरिका के जो आर्काइव्स होते हैं ना, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ख़ास तौर पे की इश्यूज़ पे, जैसे कि JFK जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसका मर्डर हुआ था, 9/11 है, ऐसे कई इश्यूज़ हैं। इसने कहा है कश्यप पटेल ने कि मैं वो सारे पेपर डी क्लासीफाई करूँगा और पब्लिक के सामने वो सारी फाइलें रख दूँगा, ताकि पब्लिक को पता चले कि अमेरिका की डीप स्टेट क्या करती रही है। उसने कहा है एप्स्टाइन, DD लिस्ट और दूसरी सारी चीज़ें मैं सब पब्लिक के सामने रखूँगा, ताकि पब्लिक को पता चले कि क्या हो रहा है और अमेरिका की डीप स्टेट क्या करती रही है। तो अजीज़ दोस्तों, एंड पे 2 मिनट की एक वीडियो भी मैं शेयर कर रहा हूँ कश्यप पटेल के तरफ से। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, हाउ थिंग्स टर्न अप। दिन ब दिन ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनने के दिन करीब आ रहे हैं। तू अमेरिका का डीप स्टेट खुल के अब मामलात को बिगाड़ रहा है, तो ट्रम्प के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ट्रम्प के पास 4 साल हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से प्लानिंग कर रहा है, जिस हिसाब से अपनी लाइन ऑफ एक्शन बता रहा है, जिस हिसाब से इसने जो टीम सेलेक्ट की है, वो 4 साल में दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाएगा और 4 साल में 40 साल का काम कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।